Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. 70% of the Indian population still depends on agriculture and rural income. Post 1970s Green Revolution, agriculture got a major push, but over the last one decade almost, there was a visible slowdown. Now with the Narendra Modi government at the helm of affairs, there are new hopes, new expectations. Joining me now is Union Minister for Agriculture, Radha Mohan Singh. I welcome him on To The Point. Welcome, sir. Let me begin by asking you, sir, that इंडिपेंडेंस के बाद से पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना बड़ा पुश सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है. व्हाट इज़ द काइंड ऑफ परसेंटेज ग्रोथ यू आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर? कितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितनी ग्रोथ हो पाएगी एग्रीकल्चर में? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है और उन्होंने प्रयोग भी किया, गुजरात के अंदर 10-12 वर्षों के अंदर उन्होंने गुजरात को मजबूत बनाया, संपन्न बनाया. तो उसमें जो किसान है, कृषि है, गांव है, उसको मजबूत बनाने का काम किया. तो ये उनका अनुभव है और उसके नतीजे भी आए. तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पूरा का पूरा संकल्प का प्रगटीकरण, जो बजट आया, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आया, उसमें प्रकट हुआ कि हिंदुस्तान को भी यदि मजबूत बनाना है, संपन्न बनाना है, तो गांव और किसान को मजबूत बनाना. लेकिन सर, आप जैसे और भी मंत्री हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, कृषि की अगर आप बात करें, आप अभी गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि गुजरात मॉडल को रेप्लिकेट करने की ही बात हो रही है? सिर्फ गुजरात मॉडल को ही रेप्लिकेट किया जाए? मैं मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ जी. मैं बात कर रहा हूँ कि गुजरात जो मजबूत बना है, उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री थे, तो किसान को मजबूत बनाया. तब आज गुजरात इतना संपन्न और मजबूत दिखाई दे रहा है. उस अनुभव के आधार पर, उस प्रयोग के आधार पर प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने दिशा दी है, उस बहुत स्पष्ट संकेत है कि किसान को मजबूत बनाने की हमारी योजना है. लेकिन जब यूपीए का राज्य था, उस समय जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, दैट वाज अबाउट 14.5%. उसके बाद वो खिसक कर 13.6 पर आ गया. अब लेकिन आप लोग उसका जीडीपी ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? मैं वही बता रहा था आपको जी कि कृषि विकास दर जैसे देश का 4% था, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश का कृषि विकास दर 12 से 22% तक था. तो मैं उसी विषय को आपके सामने रख रहा हूँ कि उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने जो इस बार दिशा दी है देश को, वो है कि किसान को मजबूत बनाना, और उसके लिए कई योजनाओं का जो निर्माण किया गया है. आपको अभी आए इस मंत्रालय में 100 दिन हुए हैं. आप खुद एक गांव से आए हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो ग्रास रूट एक्सपीरियंस होता है खेती का. आपको क्या लग रहा है, इन 100 दिनों में आपने क्या महसूस किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मैं आपसे 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पूछूं तो वो क्या होंगी? देखिए, सबसे तो पहला प्रॉब्लम है कि किसान का जो लागत है वो खर्चा बढ़ रहा है. दूसरा, जो उत्पादकता बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है, वो नहीं बढ़े. और तीसरा, जो जागरूकता है उसका संकट अवेयरनेस. ये जो 3 बातें हैं, ये हमारे कृषि के प्रगति में भारी बाधा पहुंचाया है. और फिर जो नए नए टेक्नोलॉजी निकल रहे हैं, लैब के अंदर निकल रहे हैं, लेकिन लैंड तक पहुंचने में उसको बरसों लग रहा है जी. तो ये सारी जो मूलभूत समस्या है, वही मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने इसी दृष्टिकोण से सारी योजनाओं के लिए मार्गदर्शन किया है और उसी पर हम काम करना शुरू किया है. और 100 दिन के अंदर उसमें कुछ हमने किया भी है. क्या वो 100 दिन में आपने किन किन चीज़ों पे पहल आप अभी कर पाए? देखिए, सबसे तो पहले कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 साल के अंदर हर किसान को उसको सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे. तो इसके लिए हमने राज्यों को पैसा जारी किया है. 100 सॉइल टेस्टिंग मोबाइल वैन के लिए, मोबाइल वैन के लिए सब राज्यों को पैसा भेज दिया है. तो ये मोबाइल वैन्स क्या करेंगी? हर ये मोबाइल वैन्स गांव के अंदर जाएंगे, किसान के खेत तक जाएंगे, उनका मिट्टी लेकर उसका टेस्ट करके उनको सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे कि आपकी ज़मीन में कौन सी बीमारी है, कौन दवा कितनी देना है, कितना खाद देना है. ये काम हमने शुरू कर दिया. तो जो ये कार्ड किसानों को दिया जाएगा, उस पर उनकी सॉइल की हेल्थ जो है, उसकी कितनी हेल्दी है, कितनी अनहेल्दी, वो सब लिखा होगा. लेकिन जो इलिटरेट किसान है, इस समय हमारे देश में काफ़ी तबका है किसान का ऐसा जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये बातें कैसे समझाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि जागरूकता की जरूरत है. और हर राज्यों को, कृषि राज्य का विषय है और हमने हर राज्यों को पैसा पहले से दिया हुआ है. और हर ब्लॉक के अंदर, कम से कम पंचायत और ब्लॉक के अंदर पहले से
एग्रीकल्चर विभाग के राजाओं के माध्यम कम से कम 20-25 अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन राधा मोहन जी, ये जो मोबाइल वैन्स की आप बात कर रहे हैं, जो सॉइल हेल्थ की बात करेंगे किसानों से, ये क्या आप सारे 29 राज्यों में आप एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं या आपने कुछ स्टेट्स खाली सारे राज्यों में जिस राज्य में उत्पादन का परसेंटेज का जो स्तर है उसी के मुताबिक हमने वाहन अभी दिया है। और ये मेरा 8 महीने का बजट था। इस 8 महीने के अंदर 100 मोबाइल वाहन हमने दिया है और सब राज्यों को दिया है। राधा मोहन जी, एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती, आपसे पूछना चाहूँगी कि किसान मिट्टी से बहुत जुड़ा होता है, खेती पूरी मिट्टी से होती है, मिट्टी कितनी उपजाऊ हुई इस पर डिपेंड करता है आपका क्रॉप। सालों से, हज़ारों सालों से मिट्टी जो भारत में इस्तेमाल हो रही है, ऑब्वियसली उसकी फर्टिलिटी घटी है। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए, ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है किसानों के मन में भी, और जो पहली जो हरित क्रांति चली थी उसके कुछ फायदे भी हुए, लेकिन दुष्परिणाम आप देख सकते हैं कि आज पंजाब के हजारों एकड़ जमीन मृत पड़ गए। मिट्टी में भी जीवन है। हमारा आपका जीवन है, हम डॉक्टर से दिखाते हैं, इलाज कराते हैं, दवा बताता है, खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, लेकिन मिट्टी में जीवन है ये सोच रही नहीं, उसका इलाज नहीं हुआ, उसकी जांच नहीं हुई, इसका भारी नुकसान हुआ है। तो एक तरफ जहां हम सॉयल हेल्थ कार्ड मुहैया कराएंगे, निश्चित रूप से 3 बरस के अंदर इस काम को हम पूरा कर देंगे, तो दूसरी ओर जो रासायनिक, आपको उम्मीद है कि ये 3 साल में ये पूरा काम, इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, पूरा हो जाएगा? निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अच्छा, अब एक दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक बहुत एम्बिशियस योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। आपको लग रहा है कि ये कितना डूएबल प्रोजेक्ट है? काफ़ी बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट को रोल किया है। इस पर क्या पहल हुई अभी तक कृषि मंत्रालय से? देखिए, कृषि मंत्रालय, इस जो सिंचाई मंत्रालय है वो मुख्य रूप से इसको देख रहा है, हमारा उसमें सहयोग है, लेकिन मूलतः ये सिंचाई मंत्रालय के द्वारा है। लेकिन सरकार की जो सोच है, कोई ऐसी ये सोच नहीं है कि ये बिल्कुल असंभव चीज़ है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, उसका लक्ष्य है कि हर खेत पर पानी पहुंचाना। जो खेती योग्य जमीन है 44% सिंचित जमीन है, 56% जमीन तक पानी नहीं पहुंचता है, और 44% जो सिंचित जमीन है बड़े जोतदार हैं, फार्म हाउस है। जो इस देश में 86% किसान हैं जिनका जोत 1.25 हेक्टेयर से कम। लेकिन सर, आप कितने होपफुल हैं कि जो रेनफेड एरियाज हैं, जो किसान आज भी बारिश पर डिपेंडेंट हैं, उनको किस हद तक इसमें मदद मिल पाएगी? आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे मानसून के ऊपर? देखिए, सरकार की जो प्रतिबद्धता थी भारत सरकार की, वो इस मामले में नहीं थी। पिछले कई वर्षों से देश में जो सरकार चल रही थी वो ठाड़ा हुआ सरकार था, रुका हुआ सरकार था। लोग भी निराश थे और उस सरकार चलाने वाले लोग भी निराश थे कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद देश में जो ठहराव था उसमें गति आई है और लोगों को भरोसा जगा है। और ये सब काम पिछले वर्षों में कुछ स्थान पर हुए हैं, कुछ सरकारों ने किए हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि जब से आप कृषि मंत्री बने हैं गति में कुछ फर्क आया है, मंत्रालय की गति में कुछ फर्क आया है? पूरे देश में गति आई है, तो स्वाभाविक है इस देश में 70% किसान हैं, उनके अंदर भी आशा और उम्मीद का संचार हुआ। अच्छा राधा मोहन जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एग्रीकल्चर का है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नेशनल गोकुल मिशन की बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं। आज भी हमारे देश में 83% जो कैटल है वो इंडिजिनस है और 14% के करीब बाहर का जो ब्रीड है वो है। नेशनल गोकुल मिशन एग्जैक्टली इन कैटल्स के साथ क्या करने वाला है? देखिए, हमारी सरकार का बहुत साफ सोच है कि जो हिंदुस्तान है उसका लाइफलाइन कृषि, और कृषि का लाइफलाइन लाइफ स्टॉक, हाँ, पशुधन है। और पशुधन के मामले में जब आप गायों का विचार करते हैं, हम दुनिया में 1 नंबर के उत्पादक देश बने थे जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, 1998 से लेकर 2004 के बीच तक। लेकिन जिस मामले में उत्पादन बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़नी चाहिए, वो हम नहीं बढ़ा पाए। और इसका सबसे जो मुख्य कारण है कि देश के अंदर 83% जो देसी गाय हैं, और हमारी जो गाय हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता है। और ये विदेशी नस्ल की जो गाय हैं, अच्छी बात है, हम उनके बढ़ाने में भी लगे हैं। ये जो नेशनल गोकुल मिशन है ये क्या प्रिजर्व करने वाला है? ये सारे मैं वही बता रहा हूँ कि हमारी जो गाय है देसी नस्ल की, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में 21 नस्ल की गाय ले गए और उनका नस्ल सुधार करके वहाँ पर दूध का उत्पादन बढ़ाए हैं। और हमारी स्थिति क्या है कि हमने आज तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि 83% जो देसी नस्ल के गाय हैं उनका संवर्धन और संरक्षण किया जाए। तो हमने एक योजना लाई है 500 करोड़ रुपए की, कि देश के अंदर जो देसी गाय हैं उनके संवर्धन और संरक्षण
का हम तेजी से काम लेकिन करेंगे। सर ये गाय स्पेसिफिक है, मतलब सिर्फ गायों को ही आप इसमें प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्योंकि कैटल की जब हम बात करते हैं उसमें भैंसें भी आती हैं, गाय भी आती है। हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ये देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। दूसरी बात कि दुनिया के अधिकतर देशों में जो देसी नस्ल के पशु हैं उनके संवर्धन के लिए हर देश के अंदर नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है। और हमारे यहाँ हालत क्या है कि 80-90 यदि ब्रीडिंग सेंटर है अलग अलग जोन में, तो जो संकर नस्ल की पशु हैं, गाय हैं, उनके संवर्धन पर ही अधिकतर उन ब्रीडिंग सेंटरों के अंदर में काम हो रहा है और अलग अलग छोटे छोटे स्थान पर हैं। लेकिन अपने देश में जहाँ इतना बड़ी पैमाने पर दुनिया के 14% देसी नस्ल के पशु हमारे पास हैं, तो हमारे यहाँ आज तक नेशनल ब्रीडिंग सेंटर नहीं है। ये भी आप गायों की बात कर रहे थे कि उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, लेकिन जो एक बहुत अहम सवाल उठता है, टाइम टू टाइम हम देखते हैं जो हिंदू संस्थान के जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि नहीं, एक एंटी काउ स्लॉटर बिल होना चाहिए। मोदी जी ने भी कैंपेन के पहले पिंक रेवोल्यूशन की बात की थी, स्लॉटर हाउसेस को जहाँ पे गाय और वो कटती हैं उनको सब्सिडीज देने की बात कही थी। उस पर बीजेपी का स्टैंड क्यों नहीं कोई क्लियर है? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत साफ है कि ये जो गाय है इसको हम किसी मजहब से जोड़ के नहीं देखते। ये गाय जो है हिंदुस्तान का लाइफ लाइन है। हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि यदि किसी गरीब के घर में एक गाय है तो परिवार भूखे नहीं मर सकता है। इसका आर्थिक दृष्टिकोण है। तो सर, क्या बीजेपी गवर्नमेंट सीरियसली लाएगी एंटी काउ स्लॉटर बिल जिसकी बात है? हमारा जो सरकार, हमारी सरकार को आप देख रहे हैं कि हम इनका संवर्धन और संरक्षण करेंगे। संरक्षण मतलब हम गोकुल मिशन हम क्यों ला रहे हैं? ताकि हम संरक्षण करेंगे। अब दो बातें हैं, एक तो है कि आप के खेत में, लेकिन सर जब आप एक कोई लेजिस्लेशन लाते हैं, जैसे एंटी काउ स्लॉटर बिल की बात की थी, उसके साथ लीगल फ्रेमवर्क एक पूरा तैयार होता है। देखिए, मेरा जो मंत्रालय है, मेरा जो काम है, जो देश के अंदर पशुधन है, जो देसी गाय हैं, उनका संवर्धन करना और उनका संरक्षण करना हमारा मंत्रालय ये कर सकता है और पूरी ताकत से इस काम को हम कर रहे हैं। चलिए राधा मोहन जी, आपने मुझे क्लियरली बताया नहीं कि बीजेपी का स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर इस पर क्यों नहीं है, और क्या वो वाकई में एंटी काउ स्लॉटर बिल लाने के लिए बिल्कुल एडमिट है या नहीं? सवाल बीजेपी का या किसी दल का नहीं है। गाय जो है देश का एकदम लाइफलाइन है, किसान का लाइफलाइन है, और गाय की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और वो काम हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ करें। Right, and the government is already talking about this national Gokul mission, so all eyes would be on how this entire mission rolls out. I'll have to take a short break here. When we come back, we talk about the Food Corporation of India, how it's going to be revamped. Back in a moment. Welcome back. You're watching To The Point with Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh. Radha Mohan जी, नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा फोकस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रहा है, और किस तरह से वो एग्रीकल्चर में उसको वो जोड़ेंगे, स्पेशली जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने जब प्रेसिडेंट्स स्पीच का जो मोशन ऑफ थैंक्स था उसके डिबेट के दौरान बोला था कि उनकी एक ये पहल रहेगी हमेशा कि जो सिक्किम मॉडल की जो बात करते हैं, जहाँ तक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का सवाल है, उसको वो रेप्लिकेट करेंगे। तो उस दिशा में क्या कोई पहल इस समय हो पाई है? ये जो कृषि के क्षेत्र में जो विज्ञान का महत्व है, आज़ादी के 67 वर्षों तक देश में इसकी बहुत चिंता नहीं की गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक और एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के पूसा में। तो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि उसी प्रकार के 2 संस्थान की स्थापना, एक हम असम के अंदर करेंगे और एक झारखंड के। कहा कि आप ये जो राज्य सरकारें जब जमीन देंगी तो आप उसके बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब असम का एग्जाम्पल ले लीजिए, असम में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और अमूमन तौर पर देखा गया है जब इतनी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स और कोई सेंटर की तरफ से आता है तो पॉलिटिक्स जरूर बीच में आती है। तो आपको लगता है कि असम गवर्नमेंट, परिस्थितियां बदली हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो सरकार है किसान के मामले में, देश को मजबूत बनाने के मामले में कहाँ किसकी सरकार है इसकी चिंता नहीं। बट स्टेट गवर्नमेंट से आपको कोऑपरेशन मिलने का पूरा कॉन्फिडेंस है? मिलेगा, चूंकि एक काम केंद्र करता था कि राजनीति के आधार पर भेदभाव करता था, कि जहां उसका विरोधी सरकार हो उसको इग्नोर करता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो यदि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला आंध्र के अंदर, तो हॉर्टिकल्चर की बात की उन्होंने तेलंगाना में। यदि हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान को दिया तो हरियाणा में
हॉर्टिकल्चर का तो आप इस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं असम की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोगोई जी से बात कर हाँ, बात हुई है मेरी। तो जो मोदी जी का जो नारा है लैब टू फार्म, वो आप पूरा होते हाँ, निश्चित रूप से जो नए हमारे लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च हो रहे हैं वो लैंड तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हमारे वैज्ञानिकों को ICR में बुलाकर और सबको इस दिशा में निर्देश दिया है। और दूसरा जो जैविक खेती का जो सिक्किम मॉडल की मैं बात कर रही थी, उसको रेप्लिकेट करने की बात हमको आश्चर्य हुआ कृषि मंत्री बनने के बाद कि भारत सरकार के पास ऐसी कोई अलग से योजना नहीं, कोई अलग से मिशन नहीं। जो हमारा राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन है और कृषि विकास योजना है, उसके तहत राज्यों को पैसा जाता है और फिर राज्य सरकार अपनी मेहनत से, कर्तव्य से उसमें जो कुछ करता है जैविक के दृष्टिकोण से। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत सोच साफ था कि दूसरी हरित क्रांति को जो पूर्वी के 7 राज्यों में या पूरे देश में जो क्रांति लानी है, इसमें जैविक खेती की अहम भूमिका होगी। अच्छा, लेकिन राधा मोहन जी, आपका जो मंत्रालय है, और जब आप सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो फार्मर्स और किसान की जो हेल्थ है, मतलब मैं बायोलॉजिकल हेल्थ की उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनकी जो मानसिक परेशानियाँ हैं, अब परेशानियों से बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। स्टोरेज है, किस तरह से आपने शुरू में ही बोला कि उनको बड़ी लागत बहुत ज़्यादा है, उस तरह से उनके रिटर्न्स नहीं हैं। तो बहुत बड़ा जो एक स्तंभ है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। मुझे पता है वो आपके मंत्रालय में नहीं है, लेकिन सिर्फ एज अ पब्लिक फिगर आपका जानना चाहूँगी कि एक हाइंडसाइट से जो एक आपका ऑब्जर्वेशन है कि स्टोरेज बहुत ज़्यादा, हमारे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो अनाज है वो बहुत भारी मात्रा में ख़राब हो जाता है। तो उन चीज़ों को लेकर क्या आपका मंत्रालय किसी तरह से कोई इनिशिएटिव ले रहा है कि इन सब चीज़ों की जो कठिनाइयाँ हैं वो किसानों की कम हो? कोल्ड चेन जी, जिसके माध्यम से ये जो देश के अंदर जो फल और सब्जियां हैं, उत्पादन में कमी नहीं है। पिछले 6 वर्षों के अंदर हम अनाज के बराबरी में इसका उत्पादन करने लगे हैं। लेकिन सबसे भारी समस्या है कि 25% नुकसान होता है। अभी 25% नुकसान में यदि हम 15% नुकसान को भी बचा लें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसके लिए तो एक कोल्ड चेन जो हमारा है उसको हम काम शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं, तो आज हमने एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया है कि रेफ्रिजरेटर गाड़ी इस योजना के तहत जो सामान लेकर चलते हैं तो रास्ते में जो उनको परेशानी होती है, इसके लिए टोल फ्री सेवा केंद्र आज हमने उसका उद्घाटन किया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि FCI को 3 भागों में बांटा जाएगा, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, पूरा वो जो हैंडल करते हैं, तीनों को एक चेन में बनाया जाएगा, अलग अलग उसके सेगमेंट्स किए जाएंगे। उस पर क्या कोई इस पर हमने माननीय मंत्री रामविलास जी का और मंत्रालय का देखा है कि FCI में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए वो योजना बना रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ एक कृषि बीमा है, एग्रीकल्चर बीमा, जो कृषि बीमा है, हमने देखा कि इतनी विसंगति है कि जो किसान का नुकसान होता है उसकी भरपाई बीमा कंपनी ठीक से नहीं कर पाती है। तो मंत्री बनने के बाद हमने पहला, एक तरफ FCI में भी ये काम हमारा मंत्रालय कर रहा है, तो दूसरी ओर कृषि बीमा में जो विसंगतियां हैं, हमने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और कई मुख्यमंत्रियों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और सुझाव आ रहे हैं और राज्य के अधिकारियों को भी हमने बुलाया है, उनसे राय ली है। पास्ट में हम लोगों ने देखा था कि सब्सिडीज़ की तो बहुत बात की जाती है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, बाकी और तरीके की सब्सिडीज़ तो फार्मर्स को दी जाती है, लेकिन जो क्रेडिट है, जो फाइनेंसिंग है फार्मर्स को, वो थोड़ा सा एक मुश्किल प्रोसेस होता था। क्या उसको भी ईज आउट करने की बात? इस सरकार को आपने देखा होगा कि एक कोऑपरेटिव के अंदर जो हम सिर्फ फसली ऋण देते थे, हमने उसमें परमानेंट ऋण देने का भी घोषणा किया इस बार बजट में। दूसरी ओर जो लैंडलेस किसान हैं, उनके लिए भी देश के अंदर 5 लाख उनका समूह बनाकर उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है कि उनको भी अब हम कर्जा देंगे। कृषि के क्षेत्र में मैंने पहले भी कहा कि पहली सरकार है आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान किसान की बात की, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें विज्ञान जोड़ा और नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार कृषि को फ्रंट लाइन पर लाया है। लेकिन जब किसान अपनी जो अनाज है उसकी जो उपज होती है वो लेके जाता है मंडियों में, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ में जो विसंगतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी बातचीत हो रही है। तो उसमें क्या अमेंडमेंट्स लाने की बात है? क्या उस पर कोई पहल हुई है? हमने सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया है उसमें कि क्या क्या विसंगतियां हैं उसको ठीक करें। आपको पता है कि एग्रीकल्चर राज्यों का विषय है
और ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो किसान है वो मिडिलमैन के चंगुल में इतना बुरी तरह फंस गया है कि वो उससे निकल ही नहीं सकता। एक तो आपने अभी देखा होगा कि ये जो सब्जियों का सवाल था, प्याज की कीमतें भाग रही थी, तो ये जो मार्केटिंग यार्ड में ही ले जाकर उनको बेचने की बाध्यता थी, उसमें से हमने फल और सब्जियों को अलग किया है। नहीं तो क्या इस पर फाइनलिटी हो गई है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल, हम दिल्ली के अंदर हमारी सरकार थी, उसने तो शुरू कर दिया और राज्यों को हमने कहा ही राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो कई राज्यों ने इसको शुरू कर दिया। इससे किसानों को लाभ हुआ है। उसकी बाध्यता थी कि वो मार्केटिंग यार्ड में ही जाएगा, लेकिन अब कहीं भी वो बेच सकता है। ये आज़ादी मिली हमारी सरकार आने के बाद। बट ये तो बहुत बड़ी चीज़ है राधा मोहन जी जो आपने बताई, लेकिन फेस्टिवल सीजन भी बहुत पास है और अभी भी लोग यही कहते हैं कि उनके मन में एक डर है। भाई पिछले 10 सालों से, वो कई सालों से ये देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम जो प्राइसेस जो कमोडिटीज़ की हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स। मैं दिल्ली में 26 वर्ष से हूँ, 26 वर्ष पहले लोकसभा में, और मेरा हर साल का अनुभव है कि जुलाई से सितंबर महीने में प्याज की कीमत 70, 80, 100 तक रहता था, और इस बार उसकी कीमत 30 रुपया से ज़्यादा हुए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहल की, हमारे वित्त मंत्री जी आगे आए और आज की तारीख में आपको 30 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, 25 से 35 मिल रहा है। इस बार तो सर प्याज और निश्चित रूप से हम दाम नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन सर दालों का जहाँ तक सवाल है, पल्सेस है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र आप ले लीजिए, जो एक्रिएज है काफ़ी कम हो गया है, 5 लाख टन से भी कम सिर्फ महाराष्ट्र में है, और हम नॉर्मल ईयर्स में भी पल्सेस को इंपोर्ट करते हैं। तो क्या दालों की जो भाव है, जो पल्सेस की प्राइसेस हैं, उनमें क्या कोई बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, ये दलहन और तिलहन, ये 2 मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। उसमें कैसे पैदावार बढ़े, हमने कल भी एक बैठक ली थी। फिर रबी फसलों पर विचार के लिए बैठक करने वाले हैं। इन कुल मिलाजुलाकर हमारी सरकार इस दिशा में पूरा प्रयत्न कर रहा है, और एक हमने फंड बनाया है कि मूल्य स्थिरीकरण फंड। ओके, कि हम ये क्या है? ये है कि किसी भी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। यदि बढ़ेगा तो इस फंड के माध्यम से उसका बाहर से हम आयात करके और उस गैप को पूरा करेंगे। अच्छा, तो ये तरीके का कंटिजेंसी फंड है। पहली बार किसी सरकार ने सोचा है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो मूल्य वृद्धि के शिकार न हो, और इसीलिए इस फंड का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री। तो ये एक तरीके का बफर फंड होगा। हाँ, ये फंड मूल्य स्थिरीकरण फंड है कि मूल्यों को नियंत्रण में लाने के लिए अब आवश्यकतानुसार हम इसका उपयोग करेंगे। ओके, राधा मोहन जी, अब चलिए उस पे बात करते हैं जो फील्ड ट्रायल्स हो रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स पे। उस पे क्या आपकी सरकार बहुत ज़्यादा इस पर क्लियर स्टैंड नहीं रहा है? आप लोग पहले इसके अगेंस्ट थे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस आया, अभी क्या इस पर कुछ पहल हुई है या आप वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो हिंदुस्तान की कोई भी संस्था, सरकार हो, इंडिविजुअल हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करता है। न्यायपालिका का महत्व है अपने देश में, और उस महत्व को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, और इसलिए जो आदेश न्यायालय का होगा। राधा मोहन जी, लेकिन एक बात बहुत ऑनेस्टली आपसे जानना चाहूँगी कि 2 भाग हैं बीजेपी में, और ऑब्वियसली बीजेपी का मतलब है कि एक बीजेपी पार्टी है और एक आरएसएस है जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस मूलभूत तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अगेंस्ट है, और बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं पता चल पा रहा है। तो क्या आरएसएस की प्रेशर की वजह से बीजेपी अपना स्टैंड स्पेल आउट नहीं कर रही? स्वयंसेवक संघ, हमारी कई राज्यों में सरकार है, दिल्ली में भी सरकार थी और आज भी है, सुझाव देने का काम करती है, नियंत्रण और निर्देशन नहीं करती है, कोई दबाव नहीं बनाती है, सुझाव देती है। तो न्यायपालिका का जो आदेश लेकिन अब तो सर बीजेपी सेंटर में आ गई है, बीजेपी का इस समय क्या स्टैंड है? कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन देगा वो अलग बात है, लेकिन अभी बीजेपी का क्या स्टैंड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें हम एक मंत्री हैं, और इस नाते मैं आपको कहूँगा कि जो न्यायालय का जो फैसला होगा हम निश्चित रूप से उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे और बाकी मंत्रियों से आप बात करिए तो वो कहते हैं कि जो ये नई सरकार आई है इसमें डीले जो नाम का एक शब्द था वो काम की जो डिक्शनरी है उससे हट गया है। आपके टेबल पर इस समय कितनी पेंडिंग फाइल्स पड़ी हैं? एक भी फाइल नहीं होगा। सुबह मैं जैसे कल शाम में गया था तो जितने कल का था कर दिया था,
और आज सुबह में आया था तो अभी कोई फाइल आया नहीं है, शाम तक जो फाइल आएगा उसको करेंगे। लेकिन राधा मोहन जी, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी का जो एक एटीट्यूड है बहुत अथॉरिटेरियन है, एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, जिसकी वजह से मंत्री अगर थोड़ा सा ढीले भी पड़ना चाहें तो उनको ये मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए भाई, नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। चाहे संगठन में भी उन्होंने काम किया तो पूरा जीवन संगठन के माध्यम से राष्ट्र के लिए समर्पित था। ये देश का सौभाग्य है कि राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक प्रधान सेवक की भूमिका में काम कर रहा है, देश का सौभाग्य है। और हम सब लोग उनसे सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और हमारी भी कोशिश है कि हमारा भी जीवन राष्ट्र की सेवा तो सारे जो मंत्री हैं मंत्रालय के, वो भी नरेंद्र मोदी जी की पच्चीनों पे चलकर प्रधान सेवक ही अपने आप को साबित कर रहे हैं। प्रधान सेवक तो एक ही होंगे, लेकिन निश्चित रूप से राजा कालस्य कारणम, परिवार का जो मुखिया होता है उस परिवार के अंदर निर्मित होने वाले परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होता है। तो देश को एक ऐसा सेवक मिला है जो देश के अंदर भरोसा जगह है, तो स्वाभाविक है उनके सहयोगी भी उस रास्ते पर चलेंगे। चलिए राधा मोहन जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑन दिस प्रोग्राम। थैंक यू so much. Thank you so much. So that's it on this edition of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.